हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, जहां आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 19। 18 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं इन दैट केस तो आप मेरा बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप पीडीएफ के रूप में सारे नोट्स हैं वो ले सकते हैं, साथ ही साथ उनके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए नाइट्रोजन अपशिष्टों के प्रकार देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्य रूप से 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक अम्ल। अगर इनकी टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता की बात करें अपन तो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा विषाक्त होते हैं, उसके बाद यूरिया एंड थर्ड नंबर पे आएगा यूरिक एसिड। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से इनका टॉक्सिसिटी का क्रम होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अमोनिया के निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि यूरिक अम्ल के निष्कासन के लिए सबसे कम जल आवश्यक होता है। अब अपन ये जो अपने जितने भी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है उनके उत्सर्जन के बेसिस पे वेरियस टाइप के एनिमल्स है उनको अपन अलग अलग टाइप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अमोनिया उत्सर्जी यानी कि अमोनोटेलिक। अमोनिया अत्यधिक विषैली एवं घुलनशील होती है। यह आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित होती है। इसमें किडनी की कोई मुख्य भूमिका नहीं होती। बात करें अपन जो अमीनोटेलिक एनिमल्स हैं उनकी, तो देखेंगे बोनीफिसेज एंड जलीय उभयचर एंड जलीय कीट। ठीक है, अब अपन देखते हैं यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया उत्सर्जी। स्थलीय आवास में जल संरक्षण के लिए प्राणी कम विषाक्त या यूं कहें कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जो कम विषाक्त पदार्थ है यूरिया उसका उत्सर्जन करते हैं। यकृत द्वारा उपापचयी क्रियाओं से निर्मित अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, जो रक्त में मुक्त होकर किडनी द्वारा निस्संदन के बाद उत्सर्जित होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो देखेंगे स्तनधारी, स्थलीय उभयचर एंड समुद्री मछलियां। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी कि यूरिकोटैलिक। जल की न्यूनतम हानि के साथ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का पैलेट्स या फिर यूं कहें कि पेस्ट के रूप में उत्सर्जन करना। ठीक है, तो इस टाइप के जो एनिमल्स होंगे वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखेंगे सरीसृप, पक्षी एंड स्थलीय घोंगे एवं कीट। अब अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए वेरियस जितने भी जो अपने इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लैम सेल्स। ठीक है, देखते हैं मुख्य कार्य क्या होता है इनका कि आयनों और द्रव आयतन का नियमन। ठीक है, एंड एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो प्लेटीहेल्मिंथेस, प्लेनिडिया, रोटिफॉर्स, कुछ एनालिड्स तथा एम्फीऑक्सेस। वहीं अब अपन बात करते हैं नेफ्रिडिया। इनका क्या कार्य होता है? नाइट्रोजन अपशिष्टों का उत्सर्जन और द्रव या आयनों का संतुलन बनाए रखना। और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो केंचुए या अन्य एनालिड्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं मैल्पिगी ट्यूब्यूल्स। इनका कार्य होता है उत्सर्जन तथा पराशरण नियमन। और वहीं अगर अपन एग्जाम्पल की इसके बात करें तो अपन देखेंगे ये जो कॉकरोचेज है यानी कि तिलचट्टे में इस टाइप के मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। एंटेनल ग्लैंड्स। ठीक है, देखते हैं अपन एंटेनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल की अगर इसके बात करें जैसे झींगा, जैसे क्रस्टेशियन प्राणी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र है यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो किस टाइप का होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं या फिर यूं कहें कि वो किस तरीके से वर्क करता है, उसकी मतलब स्थिति कहाँ होती है, वो सब अपन देखते हैं। चलिए अपन देखते हैं इसकी संरचना, मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना। मानव में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, साथ ही साथ एक मूत्राशय होता है एंड एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क की जो आकृति होती है वो सैम के बीज जैसे गहरे भूरे लाल रंग की होती है। अब अपन देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ होती है। यह अंतिम वक्षीय यानी कि जो थोरेसिक जो अंतिम जो थोरेसिक रिब्स है यानी कि यूं कहेंगे T12 तथा
तीसरी कटी कशेरुका यानी कि L3 के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ पर स्थित होता है। अब अपन देखते हैं इसकी लंबाई होगी 10 से 12 सेंटीमीटर एंड इसकी चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर एंड इनका जो वजन होता है वो लगभग होता है 120 से 170 ग्राम। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना यानी कि जो हाइलम एंड जो पेल्विस है उसके बारे में। हाइलम क्या होता है? वृक्क के भीतरी अवतल भाग के मध्य की जो खांच है जहां से मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं इसमें प्रवेश करती है उसे अपन क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रीनल पेल्विस। हाइलम के अंदर कीप के आकार की जो संरचना होती है उसे अपन रीनल पेल्विस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैलिक्स। रीनल पेल्विस से निकलने वाले प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें अपन क्या बोल देंगे? कैलिक्स कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कैप्सूल। वृक्क की बाहरी सतह पर एक दृढ़ कैप्सूल होता है एंड इसके दो मुख्य भाग होते हैं। देखते हैं अपन जो कॉर्टेक्स एंड मेडुला यानी कि जो बाहरी वल्कुट है एंड भीतरी मध्यांश। जो कॉर्टेक्स है वो वृक्क का बाहरी भाग होता है एंड जो मेडुला है वो वृक्क का आंतरिक भाग होता है। अब अपन देखेंगे कि जो मध्यांश पिरामिड है यानी कि जो मेडुलरी पिरामिड्स है उनके बारे में देखते हैं अपन। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिडों में बंटा होता है जो कैलिसेस में फैले रहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी या फिर रीनल कॉलम्स। वल्कुट मध्यांश पिरामिडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें अपन बर्टीनी स्तंभ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं वृक्काणु या फिर नेफ्रोन्स। उससे पहले अपन ये देखेंगे अपन ये देखिए अपन जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसका अपन डायग्राम देखते हैं। देखिए ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड अपन को दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एंड ये देखिए ये वृक्क धमनी, ये वृक्क शिराएं, इसकी जो शेप है वो सेम के बीज के आकार की होती है। ठीक है। ये देखिए रीनल, ये देखिए पेल्विस एंड ये मेडुलास जिनमें पिरामिड शेप ये देखिए प्रेजेंट है। ये देखिए इनका कॉर्टेक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ये देखिए इसमें एक जोड़ी मूत्रवाहिनी प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ एक मूत्राशय होता है एंड एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इस तरीके से इसमें ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट रहती है। अब अपन जो इसका एक सेक्शन देखिए जिसमें देखिए ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो मेडुलरी पिरामिड्स है एंड कैलिक्स है इनके बारे में अपन देख सकते हैं एंड जहां से मूत्रवाहिनी ये निकलती है इसे अपन हाइलम बोलते हैं। चलिए ये देखिए किडनी का अपन अगर सेक्शन की बात करें तो इसमें देखिए ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है एंड ये जो ये देखिए ये मेडुलरी पार्ट है। ये देखिए बर्टीनी की स्तंभ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। एंड ये देखिए वृक्क धमनी एंड ये वृक्क शिराएं यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी एंड यहाँ से ये देखिए हाइलम वाले भाग से यहाँ से मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। चलिए अब अपन देखते हैं वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन। ठीक है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख या जटिल नलिकाकार अब अपन देखते हैं जो नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है जो वृक्क की क्रियात्मक इकाइयां होती है। अगर अपन बात करें नेफ्रॉन्स के दो मुख्य भागों की तो जिसमें अपन देखेंगे ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये वृक्क की धमनी की शाखा अभिवाही धमनिका से बनी केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। ठीक है। अब बात करें रक्त का प्रवाह है यानी कि जो अभिवाही धमनिका है एफरंट आर्टेरियोल है ग्लोमेरुलस से रक्त लेके आती है। ठीक है। ग्लोमेरुलस में रक्त लेके आती है एंड जो अपवाही धमनिका है यानी कि इफ्रंट आर्टेरियोल है वो ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर लेके जाती है। वृक्क नलिका की संरचना की अगर अपन बात करें तो देखेंगे बोमेंस कैप्सूल एंड मेलपीजियन बॉडी की अगर अपन देखते हैं किसकी जो पार्ट्स होते हैं उनमें देखते हैं अपन बोमेंस कैप्सूल क्या होता है? दोहरी भित्ति युक्त यह प्याले नुमा भाग है जिसके भीतर ग्लोमेरुलस होता है एंड मेलपीजियन बॉडी की अगर अपन बात करें ग्लोमेरुलस और बाउमन संपुट मिलकर मेलपीजियन बॉडी बनाते हैं। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं कि जो ये नलिका है रीनल ट्यूब्यूल है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पीसीटी यानी कि समीपस्थ सम्मिलित नलिका, बोमन संपुट से जुड़ी अति कुंडलित नलिका होती है ये एंड
हैनलेज लूप, यह यू के आकार की नलिका जिसमें एक अवरोही और एक आरोही भुजा होती है। वही अपन डीसीटी यानी कि दूरस्थ सम्मिलित नलिका आरोही भुजा से आगे जुड़ी कुंडलित नलिका होती है। एंड कलेक्टिंग डक्ट है, अनेक नेफ्रॉन की डीसीटी एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। यह मध्यांश पिरामिड से गुजरकर वृक्कीय श्रोणि में खुलती है। अगर अपन टाइप्स की बात करें कि नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं तो देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। हैनले लूप इनका बहुत छोटा होता है और मध्यांश में बहुत कम धसा रहता है। अधिकांश नेफ्रॉन इसी प्रकार के होते हैं। इनमें वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होती है या फिर अत्यधिक हाशित होती है। अब सेकंड टाइप अपन बात करें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इनके हैनलेज लूप होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और मध्यांश में काफी गहराई तक धसे रहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के नेफ्रॉन्स हो गए अपने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। वासा रेक्टा क्या होती है देखेंगे, अपवाही धमनिका से निकला सूक्ष्म केशिकाओं का जाल हैनले लूप के समानांतर यू आकार की वाहिका बनाता है जिसे अपन वासा रेक्टा कहते हैं। अब अपन देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन यानी कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण में मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। कौन कौन सी देखते हैं अपन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि गुच्छीय निस्यंदन। सेकंड अपन बात करें री एब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण। एंड थर्ड अपना रहेगा सिक्रीशन यानी कि स्त्रवण। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो हार्ट द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए रक्त का लगभग ये देखिए 1/5 भाग होता है। अगर निस्यंदन की परतों की अगर अपन बात करेंगे तो देखेंगे गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला यानी कि एंडोथीलियम, बोमन संपुट की उपकला यानी कि एपिथीलियम एंड बेस मेम्ब्रेन। अब अपन देखते हैं पोडोसाइट सेल्स। ठीक है, पोडोसाइट सेल्स क्या होती है, बोमन संपुट की उपकला सेल्स विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहती है जिनसे बारीक छिद्र बनते हैं। अब अपन देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि परा निस्यंदन। रुधिर की प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को छोड़कर शेष भाग छनकर बोमन संपुट की गुहा में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब अपन देखिए जीएफआर क्या होता है, वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की जो मात्रा है उसे अपन जीएफआर कहते हैं। वृक्क द्वारा प्रति मिनट जितना भी जो निस्यंदित है उसकी मात्रा को अपन जीएफआर कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। चलिए यहाँ से इससे पहले अपन ये देखेंगे बोमन संपुट। ये देखिए ये बोमन संपुट है, ठीक है, ये जो प्यालेनुमा संरचना है इसे अपन बोमन संपुट कहते हैं। ठीक है, ये अभिवाही धमनिका है जो ग्लोमेरुलस में रक्त को लेके आती है। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस, ये कैसिका गुच्छ कहेंगे अपन इसको। ठीक है, एंड ये अपवाही धमनिका यानी कि ई फ्रंट आर्टेरियोल, ये ब्लड को ग्लोमेरुलस से लेके जाती है। ये रही पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, समीपस्थ सम्मिलित नलिका, ये रहेगा अपना बोमन कैप्सूल। इस पूरी जो संरचना है इसको अपन बोलते हैं मैलपीजियन बॉडी। ठीक है, चलिए यहाँ से अपन देख सकते हैं वासा रेक्टा है, इनकी जो आरोही भुजा है उन सबको इस एक डायग्राम में अपन यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पे बोमन संपुट है। ठीक है, ये पार्ट बोमन संपुट है। यहाँ पे अभिवाही धमनिका आई है जो ब्लड लेके आएगी एंड इफ्रंट जो आर्टेरियोल है वो ब्लड को इस तरीके से लेके जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये कुंडलित जो पार्ट है ये है अपना समीपस्थ सम्मिलित नलिका। ये देखिए ये पार्ट अपना है समीपस्थ सम्मिलित नलिका। ठीक है, एंड इससे ये देखिए आगे का पार्ट अपना रहेगा, ये देखिए इसकी ये रहेगी आरोही भुजा एंड ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये रहेगी इसकी अवरोही भुजा, ये वाली। ठीक है, ये अवरोही भुजा एंड ये आरोही भुजा, ये कुछ इस तरीके से चलेगी। ठीक है, ये अपना हैनले रूप रहेगा यू आकार में। एंड इसके साथ ही जो देखिए ये जो नलिका जा रही है इसे अपन बोलेंगे वासा रेक्टा। ठीक है, ये वाला इसका जो पार्ट रहेगा ये रहेगा अपना दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, साथ ही साथ ये रहेगी अपनी संग्रह नलिका। ठीक है, ये देखिए। चलिए अब आपको यहाँ से इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये अभिवाही धमनिकाएं हैं वो ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेके जाती है, साथ ही साथ जो इफ्रंट आर्टेरियोल से वो ब्लड को लेके जा रही है। साथ ही साथ अपन ये देख सकते हैं कि जो वासा रेक्टा है वो इसके समानांतर चलती है। ठीक है, इनमें क्या होगा जो एक्सचेंज होता रहता है, जितने भी जो अपन
आयंस है एंड जो वाटर है यानी कि H2 है, उनका एक्सचेंज होता रहता है। वो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में अपन इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। एक स्वस्थ व्यक्ति में जीएफआर कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में 125 ml प्रति मिनट यानी अर्थात 180 लीटर पर दिन जीएफआर होता है, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर का नियमन देखेंगे अपन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस JGA। यह अभिवाही एवं अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ सम्मिलित नलिका की सेल्स के रूपांतरण से बना एक विशेष संवेदी उपकरण होता है। वहीं अपन इसके प्रोसेस की अगर अपन बात करेंगे, देखेंगे जीएफआर में गिरावट आने पर JGA की सेल्स रेनिन का स्रवण करती है, जो वृक्कीय रुधिर प्रवाह को बढ़ाकर जीएफआर को पुनः सामान्य कर देता है। वहीं अब अपन बात करें पुनः अवशोषण यानी कि रीएब्जॉर्प्शन की, प्रतिदिन बनने वाले 180 लीटर निशन में से लगभग 99% भाग का पुनः अवशोषण हो जाता है और केवल 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। अब अपन देखते हैं अवशोषण। सक्रिय अवशोषण, ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड जो सोडियम है, आयन है, उनका सक्रिय अवशोषण होता है। वहीं अगर अपन बात करें जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है, उनका निष्क्रिय अवशोषण होता है। देखेंगे नलिका स्त्रवण यानी कि ट्यूबुलर सिक्रीशन। नलिका का सेल्स निशन में जैसे H+, K+ और NH3 जैसे आयनों को स्रावित करती है। यह शारीरिक तरल के आयनिक व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं समीपस्थ सम्मिलित नलिका के कार्य, ठीक है। जो एपिथेलियम यानी उपकला, यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाती है। इनका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म है या फिर जो मिक्सचुरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड जो अपन मूत्र है उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप कंटिन्यू क्लासेस ले रहे होंगे, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एंड अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही क्लासेज अपलोड होती है आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।